मुझे भरोसा है अपने भगवान पर, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए अभी उनको पूरे 2.5 साल भी नहीं हुए हैं और आर्मी वाले कहते हैं कि गायब हो गए। अरे भाई, ऐसे कैसे गायब हो जाता है कोई सेना से। राजू की ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर में लगे अभी 2 महीने ही तो हुए थे और ऐसी अनहोनी हो गई। पता नहीं कहाँ होंगे वो, जाने किस हाल में होंगे। भगवान करे जहाँ भी हो सुरक्षित हो। 1 हफ्ते से लापता है, लेकिन अभी भी कोई खोज खबर नहीं। सिपाही को कौन पूछे, कोई नेता अफसर होते तो अमेरिका से भी खोज लाते। गरीब को कौन पूछे। कितनी बार मेजर साहब से कहा, पता लगा दियो साहब, पता लगा दियो हमारे पति देव का। साहब जी कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कोई मेजर साहब को बता दियो कि अगर कोशिश मन लगा के की जाए तो सफल भी तो होती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मत मेरी मारी गई है या इन अफसरों की। अब बेचारे इन अफसरों का क्या दोष, किस्मत तो हमारी ही खराब है। राजू का ब्याह हमसे ना होता तो ना ही ऐसी मनहूस खबर हमें सुनने को मिलती। ये मीडिया वाले भी ना क्या क्या उल्टा सीधा बकते रहते हैं। कोई कहता है आतंकवादियों के चुंगल में फंस गए, कोई कहता है जंगल में भटक गए, तो कोई कहता है पाक सेना के कब्जे में है। कोई कुछ कोई कुछ। जितने चैनल है सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इनको क्या मतलब किसी का परिवार उजड़ रहा है। इन्हें तो बस टीआरपी बढ़ाने से मतलब है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। कितना प्यार करते थे राजू हमसे, हमें अच्छी तरह से याद है। जब पहली बार अपने पिताजी के साथ हमारे घर आए थे, शाम का समय था, मैं अपने आंगन में मम्मी के साथ ओखल कूट रही थी। ये आए तो मुझे घूर कर बोले, क्या नाम है तेरा। मैंने कहा रूपा। अच्छा, तभी तुम इतनी रूपवती हो। बदमाश, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। ऐसा ही ओखल कूटती रहना। अच्छा, मैं तो ओखल कूटती रहूंगी और तू। मैं बॉर्डर में दुश्मनों को कूटूंगा। ले साले और घुसेगा हमारे देश में। ऐसा कहते हुए वह अपने दोनों हाथों से दुश्मनों को मारने की एक्टिंग करने लगा। उसको ऐसा करते हुए मम्मी बोली, देखा बेटी, बड़ा होके राजू फौजी बनेगा, तब तेरा ब्याह कर देंगे इसके साथ। बोल राजू, करेगा रूपा से शादी। राजू खुश होकर बोला, हाँ चाची। उसके ऐसा कहते ही मैं शर्माकर भीतर भाग गई। उस समय राजू की उम्र 13 साल की थी और मेरी 12 साल की। वो कक्षा 8 में पढ़ते थे और मैं कक्षा 7 में। इस पहली मुलाकात के बाद राजू हर महीने 2 महीने किसी न किसी बहाने से हमारे घर आया करते थे। उनके साथ उनका दोस्त कंचे भी आया। फिर होली का त्योहार आया। गांव में जहां तहां होली की धूम मची थी। होलियारों की टोलियां होली गायन में व्यस्त थी। कहीं से जोगी आयो शहर में व्यापारी की आवाज आ रही थी, तो कहीं से बलवा घर आवे फागुन में की धुन सुनाई दे रही थी। पूरे गांव का माहौल होली के रंग में रंग चुका था। हमारे घर के आंगन में भी होली की टोली आई ठहरी। टोली के साथ राजू आंटी और उनके बहुत सारे दोस्त भी आए। मैं खिड़की से बाहर झांककर होली का आनंद ले रही थी। तभी आंटी आई और बोली, भाभी बाहर आओ, होली खेलते हैं। हमने कहा, चुप, नहीं खेलनी हमें होली। तभी राजू जहां से आए होंगे पीछे से आकर हमारे चेहरे पर गुलाल मल दिया और खुश होकर चिल्लाने लगे, होली है, होली है। हमने गुस्से में कहा, क्यों आंटी से भौजी कहलवा रहे हो, जब बड़े होकर हमारी शादी नहीं होती है। राजू बोले, क्यों नहीं होगी शादी, शादी होगी और तुमसे ही होगी। ये देखो, प्यार का रंग लगा दिया हमने तुम्हारे चेहरे पर। हम शर्मा गए, बोले, अब लगाओगे तो मम्मी से शिकायत कर देंगे। ऐसा कहते ही राजू कमरे से बाहर भाग गए और हमारे हंसते हंसते हालत खराब। 8वीं पास कर जब हम गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने गए, तब राजू भी उसी कॉलेज में 10वीं के छात्र थे। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे सदा बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उन्हें एक गीत मैंने हमेशा गाते हुए देखा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। फिर अपने गांव में किसी के छाव में। उनकी आवाज़ में एक टीस थी जो उनकी गायकी में झलकती थी। राजू को गाने के अलावा बंसी बजाने का भी शौक था। जब वो अपने दोस्तों के साथ ग्वाले आते थे तो उनकी बंसी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। ओ राजू, कहाँ हो तुम, लौट आओ ना जल्दी। तुम्हें पता है, जब से तुम गायब हुए हो ना तो मुझे भूख लगती है और ना नींद आती है। ओह, भूख और नींद से तो याद आया कि कॉलेज के दिनों में तुम किसी बात में मुझसे रूठ गए थे और बोले थे, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा
और पता है, मैंने तुम्हारी बात सच मान ली थी। उस रात ना मैंने खाना खाया और ना रात भर मैं सो पाई। ईज़ा 2 बार मेरे लिए खाना लाई। मैंने दोनों बार यह कह के लौटा दिया कि मुझे भूख नहीं है। तुमको क्या पता मेरी दशा के बारे में। तुम तो पूरे हफ्ते मुझसे नहीं बोले और ना मेरी तरफ एक बार भी देखा। आग लगाई और खिसक लिए। प्रेम में ऐसा ही तो करते हैं पुरुष। ना जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। दिल नाम की कोई चीज भी होती है या नहीं। खैर 8वें दिन तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें भर्ती होने का ऐसा जुनून था कि 2-2 टाइम तुम दौड़ते रहते थे। सासू माँ ने मुझे बताया था कि सुबह 4 बजे उठकर तुम गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए 3 किलोमीटर दूर सड़क पे पहुंच जाते थे और वहां भी सड़क ही सड़क दौड़ते रहते थे। दादाजी बताते थे कि कोई और भर्ती हो ना हो, लेकिन रमेश का लड़का भर्ती जरूर होगा। रमेश यानी मेरे ससुर जी। ससुर जी हमारे वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दारू पी के आते हैं ना तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। सासू माँ और मुझे किसी तरह से उनके मुंह में रुमाल बांधकर उन्हें उल्टा लिटाना पड़ता है। कितनी बार समझा दिया, पिताजी दारू मत पियो, दारू मत पियो, लेकिन सुने तो किसी की। मैं तो कहती हूँ भगवान बचाए इन दारूबाजों से। मैं भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजू की भर्ती की तैयारी के बारे में। भर्ती के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हाई स्कूल पास करते ही वे तैयारी में जुट गए थे। एक दिन की बात है, वो गांव वाले आए हुए थे और संयोग से मैं उसी दिन रेखा और नीलू के साथ बकरियां चराने गई हुई थी। वो एक महल के पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं लजाती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, ना। तब तो ठीक है, मुझे लगता था तुम्हें बुरा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बात दोहराई। अच्छा है, काफी समझदार हो तुम। तुम्हें पता है कि मुझे जल्द से जल्द भर्ती होना है। देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? देश के लिए कुछ तो तुम शिक्षक बनकर भी कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो। अरे पगली, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, और अगर दुश्मन ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो? मैं हंसते हंसते देश के लिए जान दे दूंगा। देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू झलक आए। देश से इतना प्रेम है और हमसे, तुमसे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा कहकर वे हंसने लगे। अगर होता तो हमसे कहते नहीं क्या एक बार भी? अच्छा बाबा, करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं। जल्दी भर्ती होकर तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी आंखों से और तेज आंसू ढुलकने लगे। तब वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर बोले, रो नी बच्ची, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। रेखा और नीलू को भी दे देना। ये बातें शायद रेखा और नीलू ने भी सुन ली थी, तभी तो पेड़ की ओट से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। राजू मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या देश से, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो देश से ज्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूँ? कई बार उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार की बात है, तब वो इंटर में पढ़ते थे। 11वीं कक्षा में एक लड़के ने रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा। मैं हाथ छुड़ाने की भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा लड़का था कि उसके सामने मेरी एक ना चली। पता नहीं कैसे इन तक खबर पहुंच गई और ये दौड़ते हुए आए। उस लड़के को इतना पीटा कि दूसरे दिन वह मुझसे बहन कहकर पुकारने लगा। अब ऐसे में मैं कैसे कह दूं कि ये मुझे कम देश से ज़्यादा प्रेम करते हैं? और यदि मैं कहूं कि वो मुझे ज़्यादा और देश से कम प्रेम करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूं? एक बार की बात है, तब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं घर में ज्वर से पीड़ित थी और इनके लिए लेटर आया कि तुमको अभी इसी वक्त कश्मीर जाना होगा। ये मुझे जड़ से तड़पता छोड़ बॉर्डर पर चल दिए। वो तो अच्छा हुआ कि ससुर जी की लाई दवाइयाँ असर कर गई, वरना न जाने क्या होता। इंटर करने के 1 साल बाद ही राजू फौज में भर्ती हो गए थे। इनके 2 महीने बाद ही इनका दगड़ू अंटी भी CRPF में भर्ती हो गया और भर्ती होने के 1 साल बाद ही उन्होंने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी भी क्या अजीब थी। जाड़े के दिनों में शादी की ठहरी। इतनी बारिश हुई कि सब बरियाता भीगकर रूम झूम हो गए। शादी के दिन मैंने इनसे वादा भी लिया कि मुझे कभी अकेलेपन का एहसास ना होने दोगे। ड्यूटी से दिन में 2 बार जरूर फोन करूंगा और करते भी थे,
लेकिन पिछले 7-8 दिनों से उनका ना तो कोई फ़ोन आया और ना कोई खबर। ईजा बाबू का रो रो के बुरा हाल है। एक ही तो सहारा था उनका, वो भी इतने दिनों से पता नहीं किस हाल में है। राजू की पत्नी को राजू फौजी का इंतजार करते करते 10 दिन हो गए हैं। आज 11वें दिन है। रूपा को भी अब पूरा भरोसा है कि उसका पति जरूर घर आएगा। शाम को कुछ फौजी ताबूत कंधे में उठाए उनके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार थी। उन्होंने ताबूत रूपा के घर के आंगन में रख दिया। रूपा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई और ताबूत के एक छोर से जो ही उसने तिरंगा हटाया, उसके मुंह से एक चित्कार निकली, राजू। और ऐसा कहते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राजू ने बता दिया था कि एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने वतन से प्यार होता है। राजू का पता लगाने वाले ऑफिसर का कहना था कि राजू के सीने में कुल 12 गोलियां लगी थी। जंगल के जिस बीहड़ स्थान पर उसकी लाश मिली थी, उसके पास ही 4 आतंकवादियों की लाशें भी मिली थी। यानी राजू ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था।